ज्या आपल्या आता पुढच्या वक्त्या ज्या लाभलेल्या आहेत महिला दिनासाठी, त्या आहेत आपल्या डॉक्टर मीना उनाडकट. मीना उनाडकट मॅडम तशा आपल्या स्वयंसिद्धाच्या मैत्रिणींना माहितीच आहेत. त्या होमिओपॅथीच्या डॉक्टर आहेत. त्यांच्याविषयी थोडीशी माहिती आपण जाणून घेऊयात. त्यांनी 1999 साली CMP होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज मुंबई येथून आपले वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्या वेगवेगळ्या प्रथितयश हॉस्पिटलमध्ये काम केलेलं आहे त्यांनी आणि आपल्या अनेक रुग्णांना आपली वैद्यकीय सेवा मीनाताईंनी पुरवली आहे. या वर्षापासून त्यांनी स्वतःचा दवाखाना कांदिवली येथे स्थापन करून त्यांच्या दवाखान्याचं नाव आहे मैत्री होमिओपॅथी क्युअर. स्वतःच्या क्लिनिक सोबतच डॉक्टर मीना या राजस्थान मंडळ या प्रथितयश ट्रस्टमध्ये गेल्या 6 वर्षापासून आपली वैद्यकीय सेवा पुरवत आहेत. अनेक रुग्णांना त्यांनी कोविडच्या काळात पण भरपूर पाठिंबा दिलेला आहे. म्हणजे आपण कोविड वॉरियर म्हणतो ना, तशाच आपल्या विनाताई आहेत. त्यांनी आपल्या 50 पेक्षा जास्त पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या स्टाफची त्यांनी काळजी घेतली आहे. म्हणजे या जीवघेण्या लाटेमध्ये एक म्हणतात कोविड वॉरियर म्हणून आपल्या विनाताई ह्या नेहमी फ्रंट वर होत्या असं म्हणलं तर हरकत नाही. तर आज आपल्याला या मीनाताई महिला दिन आपल्याला लाभलेल्या आहेत प्रमुख वक्त्या, म्हणून मी तुमचा अधिक न वेळ घेता मी डॉक्टर मीनाताईंना अशी विनंती करेन की त्यांनी आमच्या सगळ्यांना माहिती द्यावी, आरोग्याविषयी काही आपलं मार्गदर्शन करावं. मीनाताई, तुमचं खूप खूप स्वागत. थैंक यू इतना अच्छा बोलने के लिए। मुझे मराठी इतना अच्छे से नहीं आता तो मैं हिंदी में बात करूंगी सबसे। सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेन्स डे। आज हमारा दिन है और हम हमारे बारे में अभी वो कीर्ति जी से सब सुनकर इतना अच्छा लगा। हम काफी कुछ सीख गए कि क्या कैसे करना है, कैसे हमको सेल्फ ग्रूम करना है, खुद का ध्यान रखना है, सब कुछ करते हुए खुद का ध्यान रखते रहना है हमें। और पहली बात तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्वयं सिद्ध फाउंडेशन को, मुझे ये मौका देने के लिए, यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और दूसरा, जैसे कल्पना अभी बता चुके हैं कि मतलब मैंने 1999 में पास किया था और करीबन 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा खुद का क्लिनिक यहाँ पे 2 साल से ऑलमोस्ट खुद का क्लिनिक मैंने चालू किया है। और राजस्थान मंडल वो ट्रस्ट है, वहां पे भी मैं काम करती हूँ, अंदाजन 6-7 साल से वहां पे भी काम करती हूँ। और होम्योपैथी मतलब मेरा पैशन, मतलब होम्योपैथी मेरी जान, मेरा पैशन। मतलब मुझे और लोगों को ठीक करना, बीमार लोगों को ठीक करना, जो भी तकलीफ हो उनमें उनको हेल्प करना, वो मेरा एम है हमेशा से। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी स्टार्ट करने के पहले। दिख रहा है ठीक से? हो, दिसतंय मॅडम. हाँ, ओके। सो ये मेरे बारे में है। यहाँ पे स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है वो 1999 में पास किया और मैं जहाँ पे काम करती हूँ और मेरी क्लिनिक का एड्रेस वो सब कुछ है यहाँ पे। और हम लोग हर तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हर तरह के प्रॉब्लम डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों का, बूढ़ों का, लेडीज में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम, फिर ओल्ड एज के प्रॉब्लम, डिप्रेशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्किन रिलेटेड, माइग्रेन, अल्जाइमर, हेयर फॉल, काफी हर चीजें, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो, सब चीजों के लिए हम ट्रीटमेंट होती है हमारे यहाँ। ओके, आज मुझे कहा गया है कि मतलब आज वुमेन्स डे है ऑब्वियसली, तो मुझे बात करनी है वुमेन पे, मतलब लेडीज को होने वाली जो भी प्रॉब्लम हमारी, उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे लगेगा कि पूरा मेडिकल लैंग्वेज आ रही है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी शब्दों में आपको बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ऐसे ये मैं जो बताने वाली हूँ वो 18 से 60 साल, मतलब 15-16 साल से 60 साल तक के उम्र तक जो भी प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी आज।
तो उसमें पहले तो है ये मासिक, हमारा मासिक जो आता है उसके रिलेटेड जो तकलीफें होती है। तो मासिक आता है तो उसमें दर्द, मासिक के दौरान दर्द होना, फिर मासिक नहीं आना कभी, फिर मासिक इरेग्युलर होना, मासिक ज्यादा होना, हर तरह के मतलब मासिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब के बारे में वो सब होता है। फिर दूसरा होता है ये मैं पूरा आपको पहले लिस्ट बताती हूँ कि जिसमें फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में पूरा बाद में बताऊंगी। फिर प्रॉब्लम इन कंसेप्शन टू प्रेगनेंसी, मतलब कि जैसे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कारण है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम होती है। फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब प्रेगनेंसी काफी बार डिलीवरी के बाद लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। और लास्ट और ये है मेनोपॉज, मतलब जब पीरियड बंद हो जाता है, मासिक बंद होता है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि दर्द होना, मासिक के दौरान दर्द होना। तो उसके लिए दो टाइप का उसके लिए दो टाइप के होते हैं दर्द। मतलब एक तो ये कि जब भी शुरू होता है स्टार्टिंग में, तभी जो हमारे हार्मोन्स हमारे अंतस्त्रव जो शरीर में होते हैं उस वजह से ये गर्भाशय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को ऐसे शेड करता है, मतलब ब्लीडिंग होती है। और उसकी वजह से जो पेन होता है वो नॉर्मल होता है, वो काफी लोगों को ऐसे होता है, लड़कियों को, छोटी लड़कियों को। और ये सब कब बंद होता है, जब भी एक डिलीवरी हो जाए या फिर शादी हो जाए। मोस्टली फर्स्ट डिलीवरी के बाद ये पेन सारे कम हो जाते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी, मतलब ये काफी लेट एज तक भी चलता है, काफी टाइम ये पेन्स जो होते हैं वो लेट एज तक भी चलते हैं। तो उसके कुछ मेडिकल कारण होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे यूट्रस, ये गर्भाशय है तो उसमें अंदर की जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है, जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। फिर फाइब्रॉइड जो बोलते हैं हम गांठ, जो गर्भाशय में गांठ हो गई है, तो वो कहीं पे भी हो सकती है, अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, तो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इन्फेक्शन, एक तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से भी ब्लीडिंग, दर्द होता है और ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। अभी इरेग्युलर जो बोलते हैं ना हम, कभी काफी लोगों को ऐसे आपने सुना होगा, मतलब आप में से काफी लोग होंगे जिनको कभी पीरियड आता है, कभी लेट आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी कुछ और कारण हो मतलब कोई और प्रॉब्लम आते हैं पीरियड से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम, तो वो सबके कारण में भी आता है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, एंडोमेट्रियोसिस, जो यूट्रस की लाइनिंग, मैंने कहा था कि ये लाइनिंग जब बड़ी हो जाती है तो उस वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। और फिर दूसरा होता है पेल्विक, ये इन्फेक्शन, जो अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। फिर पीसीओएस ये आजकल बहुत 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 कॉमन हो गया है। ये लड़कियों में होता है, मतलब अंदाजन 18 से 27 साल, 25-27 साल की लड़कियों में। इस वजह से अंडा नहीं बनता है, जैसे ओवरी, जैसे गर्भाशय होता है वैसे दूसरे अंडादानी भी होती है, तो उसमें अंडा नहीं बनता तो पीरियड नहीं आता तो उसका कारण फिर सोनोग्राफी करते हैं तो पता चल जाता है कि अंडे दानी में पानी की गांठें हो गई है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीओएस। फिर दूसरा एक होता है कारण थायराइड। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मतलब ये तो डॉक्टर ही करेगा डिसाइड क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये होता है। मतलब ये बड़ी हमारी लेडीज रहेंगी तो उनको भी ये हो सकता है, और लड़कियां होंगी उनकी अगर, तो उनको भी किस वजह से ये पीरियड डिले हो रहा है या जो भी हो रहा है वो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि क्या कारण हो सकता है। फिर दूसरा है थायराइड, थायराइड कम हो ज्यादा हो, टीएसएच लेवल, तो उसकी वजह से भी पीरियड में आगे पीछे होता है, इरेगुलर हो जाता है या ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है।
और किसी तरह की खून में कमी हो, खून में कोई ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी होता है। फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो मैंने कहा, मतलब गर्भाशय में जो गांठ होती है उसकी वजह से, कैंसर की वजह से भी होता है। और दूसरा और सबसे लास्ट मैंने लिखा है, लेकिन ये सबसे पहला है, मैं आपको बोल सकती हूँ, स्ट्रेस। किस किस को स्ट्रेस है, कोई बताएगा? सबको होगा। आप अगर सब बता सकते तो सब एक साथ बोलेंगे कि स्ट्रेस किसको नहीं है। स्ट्रेस सबको है लाइफ में। कोई है जिसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है? हमारे बीच अभी जो भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई है जिसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है? सबको ही होगा, 100% सबको ही होगा। तो स्ट्रेस इज द मेन कारण। मतलब हम होम्योपैथी में कैसे है, हमारे होम्योपैथी में हम लोग पूरे ऐसे खाली हम ऐसे ये अभी ये ब्लीडिंग ज्यादा हो रहे हैं वो हम नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं कि उसको साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल मेंटल, मतलब वो हम ऐसे एलोपैथ के पास जाते हैं तो कैसे होता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, चलो ये प्रॉब्लम, उसकी ये दवाई में दे देते हैं हम, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन लिख के दे दी। लेकिन होम्योपैथी में ऐसे होता है कि हम पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो तो पूछते ही है, लिखते भी है, साथ में उनके मेंटल, मतलब उनका जो दिमागी हालत, मतलब या उनको जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनपे क्या बीतती है, फिर उनपे पहले क्या बीती हुई है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, और इस वजह से, और मतलब बचपन में कैसे थे, ऐसे पूरा हिस्ट्री हम लेके फिर पूरे मतलब पूरा इंडिविजुअल को कंसिडर करके फिर हम दवाई देते हैं। इसलिए जो बोलते हैं ना, कहावत है कि होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं देती, होम्योपैथी बहुत ऐसे पूरा ठीक कर देते हैं हम लोग को, और हमेशा के लिए, क्योंकि हम नजरिया लोगों का, मतलब एक तरह से हम देखते हैं वो कोई चीजें अगर हमको अफेक्ट करती हैं अगर, लेकिन होम्योपैथी हम जब देते हैं तो वो जो सिचुएशन होगा वो नहीं बदली होगा। जैसे कि अभी सांस का प्रॉब्लम, फिर हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम, सब कुछ जो भी होता है तो वो तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम उस चीज को किस तरह से देखें वो बदली हो जाता है। हमारा जो देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाता है। देखने का नजरिया चेंज भी, वो भी नहीं मैं बोलूँ तो हमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, ये सब चीजें होंगी लेकिन हमको वो इफेक्ट नहीं करेगा, फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या किसी भी तरह से हो। और प्रेगनेंसी के दौरान सबको क्या क्या प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, कोई बता सकता है? कोई बोलेगा साथ में कि मैं ही बोल दूं? उल्टी जैसा होना, फिर उल्टी होना, भूख नहीं लगना, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो इसमें अभी एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसमें होम्योपैथिक दवाई ले तो काफी अच्छा होता है। और डिलीवरी के दौरान भी ऐसे स्मूथ डिलीवरी हो जाती है, होम्योपैथिक दवाई लेने से काफी स्मूथ डिलीवरी हो जाती है। और दूसरा ये कंप्लेंट्स, ये जब भी हम प्रेग्नेंट, जब भी कोई भी प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उसको सर्दी, खांसी, बुखार, पाइल्स, ये सब प्रॉब्लम होता है, उसमें भी अगर एलोपैथिक दवाइयां ले तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं काफी। तो इसलिए होम्योपैथिक इज अ बेटर वे, मतलब होम्योपैथी से ट्रीटमेंट अच्छी होती है, उसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होते। दूसरा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो मैंने कहा, ये आप में से कोई होगा जिसको कभी ये हुआ है, पोस्ट मतलब इसमें डिलीवरी के बाद डर लगना, अ, मतलब और गुस्सा आना, वायलेंट हो जाना, या नींद नहीं आना, ऐसे कोई है जिसको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है? मैं वेट कर रही हूँ। एनीवन? चैट में भी नहीं है ना कल्पना? नहीं बोला है, स्मिता मैडम बोल रही है उन्हें हुआ है करके। सीता स्मिता। अच्छा हुआ है, क्या बोल रही है वो? मुझे इसमें चैट्स नहीं दिख रहे क्योंकि हाँ उन्होंने कहा है कि मुझे हुआ है ये सारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। पोस्ट हाँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का हुआ यस है। यस जो अच्छा बोल अच्छा, रही ओके। तो स्मिता, कैन यू शेयर, मतलब आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था आपको तभी पोस्टपार्टम के टाइम पे?
जी, चैट। नींद ना आना और हाँ, डर लगना, बिना कुछ वजह से नींद ना आना या डर लगना, लगते रहना, या फिर बराबर बराबर। मतलब हाँ, खाना खाने में भी मतलब ऐसा कि नहीं भूख लगना, फिर फीडिंग के टाइम हाँ में प्रॉब्लम्स, हाँ 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 रोना हाँ। आना, छोटी छोटी चीजों का रोना आना, या राइट। फिर एकदम से गुस्सा कर देना, ऐसी चीजें हुई यस। हैं। ओके ओके ओके। तो यही है, इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे जो अभी स्मिता जी ने बताया, तो वैसे उसमें डर लगता है, फिर काफी जैसे उनको नींद नहीं आ रही थी तो नींद नहीं आना, फिर ऐसे वो, ये ऐसे हो जाता है कि बच्चा और माँ में बॉन्डिंग नहीं होती है। वो उन्होंने कहा ना अभी कि फीडिंग के टाइम पे भी थोड़ा ये होता था, ऐसे स्मिता जी बराबर बोल रहे हो ना स्मिता जी, ऐसे ही सेम कुछ आप भी बोल रहे थे, राइट? यस यस यस, हाँ ऐसा ही हाँ। ऐसा ही। या सो तो मेरे पास तो एक पेशेंट थी, मतलब वो ऐसे, मतलब ये पेशेंट का ऐसे भी होता है कि दूसरे लोगों से बात नहीं करते, घर वालों से भी झगड़े करते हैं। तो ये मेरी पेशेंट तो ऐसी थी, पति को मारने लगी, सास को मारने लगी, और मतलब बहुत खराब हालत थी उसकी, बहुत ही खराब हालत। मतलब मेरे पास जब आई वो ऐसे, और मुझे मतलब आके फिर यहाँ पे आके मुझे सब बोलेगी मैंने तो आज ये मारा। मारा? कैसे मारा? मतलब मैं भी पहले ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि तूने ऐसे हस्बैंड को मारा, तेरे हस्बैंड ने तुझे कुछ नहीं बोला? नहीं, वो समझते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं बोली चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट फैमिली सपोर्टिव हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं तो कुछ तो इसमें इतना बुरा हालत हो जाता है कभी कभी कि डिवोर्स तक बात आ जाती है। प्लस दूसरा इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती है, सुसाइड करने के लिए भी मतलब लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोग को मतलब हमको इतने अ, अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, इतनी शांति से। मतलब मैंने शायद वो पेशेंट को, वो मेरे पास 6 महीने तक कंटिन्यूस आई, वो हो गई थी ठीक, अंदाजन 1 महीने में बेटर हो गया था। और वो सब उनकी फैमिली वाले खुश कि अभी ये मारती नहीं है किसी को, फेंकती नहीं है, तोड़ती नहीं है चीजें, सब अच्छे से कर रही है। लेकिन लोगों, हर बार मुझे ब्लड टेस्ट लेके आएगी। मेरे ख्याल से उसने 1 लाख रुपए ब्लड टेस्ट और सब में डाल दिए होंगे। ब्लड टेस्ट बार बार अपना ईसीजी कराएगी, बार बार सीटी स्कैन कराएगी, बार बार कुछ ना कुछ कराएगी, ताकि कि पता चले मैं नॉर्मल हूं ना, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मुझे डर क्यों लग रहा है? रात को 11 बजे मैसेज आएगा, मैडम मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? मैडम मुझे ये हो रहा है, मुझे ये तो नहीं होगा? बट फिर बाद में मैंने उसको कंटिन्यूस अटेंड किया, क्योंकि मुझे पता है कि उसको जरूरत है अभी वो संभलने की और संभालने की। तो बहुत पेशेंटली हैंडल किया। और उसका रिव्यू मैं आपको बताती हूँ। मतलब पूरा उसको ऐसे हैंडल किया, तो अभी तो वो मुझे ऐसे मानती है कि मीना मैडम है तो बस, मतलब मैं इसमें से बाहर निकली सिर्फ आपकी वजह से। वो काफी बार मुझे ऐसे बोलती है, बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है कभी कभी। ठीक हो जाता है, लेकिन समटाइम्स एक गलत मोड़ भी ले लेता है, ये इसमें ऐसे होता है। और एंटी डिप्रेशन पिल्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग चालू होता है, तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। ठीक है। और दूसरा, 40 के बाद मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मूड स्विंग्स। मतलब इसमें मासिक बंद होता है धीरे धीरे, दो एक दो दो 3 साल लगते हैं बंद होने को, लेकिन वो 2-3 साल ऐसे जाते हैं ना कि काफी लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसमें मूड स्विंग्स मतलब ऐसे, कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी बहुत गर्मी लगने लगती है, कभी पसीने छूटते हैं, थकान होती है, सेक्स करने का मन नहीं करता। और दूसरा, ये मेन ओ पॉज, जो इसको मेनोपॉज बोलते हैं ना, तो उसको कैसे क्या कहा जाता है पता है? मेन ओ पॉज। इसका मतलब क्या है? मेन ओ पॉज मतलब मेन आदमी, मतलब मेन लोग को ऐसे बोलते हैं बस, अब तुम्हारी बस, अब मेरी चलेगी। तो इसमें बहुत तकलीफें हो जाती है। तो अगर मेन समझने वाले हो तो ठीक है, अदरवाइज मेन ओ पॉज करने में सब काफी आगे निकल जाते हैं। ठीक है। और इसमें मैं बोलना चाहती हूँ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो मेन, पहले मैं ये सब चीजों के बारे में, ट्रीटमेंट में बाद में बताऊंगी। मैं अपनी तरफ से एक चीज, जैसे इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं,
मेटाफिजिक्स, मतलब ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं ये क्यों हो रहे हैं, हमारे शरीर में क्यों होते हैं। अभी पीसीओएस जो बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये लड़कियों में होता है, मतलब अराउंड 18 to 25 की एज में। और ये आप देखोगे ना आजकल ये लड़कियां, फिर उसमें पीसीओएस होता है, उनमें क्या हो जाता है, पीरियड बराबर नहीं आता, रेगुलर नहीं है, फिर वजन बढ़ जाता है, फिर हेयर ग्रोथ होता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, अपर लिप पे होता है, फिर थाइस पे होता है, एब्डोमेन पे होता है, बैक पे होता है, और हेयर ग्रोथ, एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है। तो उसमें और पीरियड भी बराबर नहीं आता, मूड स्विंग्स होते हैं, जब भी पीरियड आता है तभी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो ये बहुत बहुत कॉमन हो गया है। तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है पीसीओएस की वजह से, अभी अंडा नहीं बनता, अंडा फूटता नहीं है, तो फिर ये क्या बोलते हैं, मेंसेस नहीं आएंगे, पीरियड नहीं आएगा, पीरियड नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बराबर। तो इसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होती। तो ये कारण क्या है, इस चीज ये होने का कारण आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये क्यों कॉमन है, कोई कोई एक अपना एक नजरिया कुछ शेयर कर सकते हैं कि क्यों ये कॉमन है, किस वजह से, क्यों ये इतना बढ़ गया है। मेरे ख्याल से 27% फीमेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में 27% फीमेल लोग को ये है पीसीओएस। क्या कारण हो सकता है ये होने का, कोई बता सकता है। पहले नहीं था ऐसे, अभी हुआ है ये, क्या कारण है। एक्चुअली चार्ट में बता रहे हैं स्ट्रेस की वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। लाइफस्टाइल तो यस, मेन रीजन है, क्योंकि दादी नानी बोलती है यार तुम लोगों के ये नखरे हैं, हमारे वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों को भी परफेक्ट, तो ये सब हुआ था, लेकिन हमारे इतने मूड स्विंग्स नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग जो आजकल खा रहे हैं आई थिंक वही सब केमिकल से हो रहा है, सारा कुछ 100% कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग केमिकल, ऐसे मुझे लगता है कि ये हो बराबर। सकता हाँ, ये भी एक कारण है, और ये परफेक्ट किसी ने कहा, जो कहा वो लाइफस्टाइल की वजह से। तो आजकल की लाइफस्टाइल क्या है, लड़कियों को क्या चाहिए, कोई ऐसे बता सकते हैं, छोटे मतलब अभी जो यंगस्टर्स है, यंग जनरेशन, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, उनको क्या चाहिए। चैट में कोई बताएगा तो प्लीज मुझे कन्वे करना, बिकॉज मैं चैट नहीं देखती हूँ अभी। इट इज बट इंस्टेंट चाहिए, जो भी हो चाहिए। इंस्टेंट चाहिए। परफेक्ट, और कुछ, एनीथिंग एल्स। जीरो फिगर कह सकते हैं। जीरो फिगर, हाँ जीरो फिगर, तो ये पीसीओएस वाले को जीरो फिगर तो मिलने से रही। और पीसीओएस में क्योंकि बहुत वजन बढ़ता है, और फास्ट फूड। फास्ट फूड, हाँ यस 100%। तो फास्ट फूड तो वो बंद ही करना पड़ेगा, मतलब पीसीओएस है या जो भी यंग जनरेशन या कोई भी फीमेल, आई थिंक मेनोपॉज हो, ये हो, ये सब फास्ट फूड तो ब्रेड पाव और वो सब चीजें तो बहुत कम होनी चाहिए। इस वजह से हमारी हेल्थ की जो पहले की जो लेडीज थी वो कैसे अच्छे से जीती थी और कितना अच्छा जीती थी, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी 40 के होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो वो फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में, मतलब वो बात में अभी मेरा नेक्स्ट स्लाइड वही बारे में होगा। और क्या ये लड़कियों में और क्या होता है, पर लड़कियों की माँ हो, बताओ। फीमेल बॉडी है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लाइक वी शुड लिव एज अ फीमेल, नॉट टू कॉपी ऑल द मेल पैरामीटर्स। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। हु वाज दिस? श्वेता, श्वेता, श्वेता हाँ शाह। श्वेता, यू आर राइट, श्वेता यू आर राइट। यही बात है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी देखो आजकल की लड़कियों को कैसे जीना है, कि मुझे तो ऐसे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। मम्मा मैं बाहर जाऊंगी, मैं रात को 1-2 बजे आऊंगी, 2 बजे 3 बजे, भैया को कैसे रोकते नहीं हो, मुझे भी रोकना नहीं है। मैं जाऊंगी, मुझे जो करना है मैं करूंगी, मुझे अभी ये पहनना है मैं पहनूंगी, मुझे ये इतना आगे बढ़ना है मैं बढ़ूंगी, ये मैं करूंगी, वो मैं करूंगी। मैं लड़के के जैसे रहूंगी, लड़के के जैसे रहूंगी। तो क्या होगा, लड़के के जैसे रहूंगी का मतलब एम्बिशंस होनी चाहिए, एम्बिशंस तो सबको होनी चाहिए, आगे भी सबको बढ़ना है, सबको सब कुछ करना है। लेकिन इसमें ये सब आगे बढ़ने में, ये सब करने में क्या हो जाता है, तुम फीमेल का हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से फिर यूट्रस बोलता है, गर्भाशय बोलता है मैं बच्चा नहीं करूंगा, मैं मेल हूं। तो इस वजह से तो ये कारण है, मतलब
ये मेन कारण है जो मैं बोल रही हूँ ना मेटाफिजिक्स की, इस वजह से ये पीसीओएस बहुत बहुत बढ़ गया है। फिर अभी मतलब ये पीसीओएस का हुआ, तो इसके बाद आया फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड का मेन कारण अभी ये होता है फीमेल्स में, और मतलब एट अ लेटर स्टेज आफ्टर सम मतलब 35 to 40 या वैसे वो एज में फाइब्रॉइड आते हैं, बराबर। तो फाइब्रॉइड का कारण ये शायद आप लोग नहीं बता पाओगे, मैं बताती हूँ उसका मेटाफिजिक्स। फाइब्रॉइड का कारण होता है पार्टनर से, हमारे पार्टनर से जो भी अनबन होती है, पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है, पार्टनर से प्रॉब्लम है, उस वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो ये चीज अगर हमको कोई भी ऐसे केस आए तो हम पहले पूछते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है। फर्स्ट थिंग हम पहले पूछते हैं ये चीज, तो इसलिए फाइब्रॉइड होता है पार्टनर से प्रॉब्लम होने की वजह से। और दूसरा है, तीसरा आएगा एंडोमेट्रियोसिस, जो मैं बोली थी, वो लाइनिंग थिक हो जाती है, जो गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग थिक हो जाती है, वो होता है, वो जिसको होता है उसमें भी ब्लीडिंग बहुत होती है, पेन बहुत होता है, तो उसमें वो उसका कारण है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब तुम ऐसे खुश नहीं हो, जहाँ पे जो माहौल में तुम हो उसमें तुमको जो सेफ मतलब ऐसे सेफ फील कराए कोई, मतलब मैं ठीक हूँ या मुझे तो मतलब वो इनसिक्योरिटी होती है, मतलब उसमें क्या करूं मैं वो पता नहीं चलता इसमें, तो इसलिए फिर उनको एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। और ये होता है फिर एंडोमेट्रियोसिस होता है, मतलब लाइनिंग थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, उससे ब्लीडिंग होता है, और उस वजह से फिर उनका स्वीट खाने का, मिठाई खाने का मन ज्यादा होता है, और सब टेंशन ज्यादा लेते हैं, हर चीज के गुस्सा आता है, झगड़ा करते हैं। तो ऑन द होल ये गर्भाशय जो होता है वो हम फीमेल, मतलब इट इज फॉर फीमेल। वो कितनी साइज का होता है पता है? एक मुट्ठी की साइज का होता है, इतनी मुट्ठी की साइज का होता है गर्भाशय, और वो इतना बड़ा होता है, 3 किलो के बच्चे को संभाल लेता है, उतना इलास्टिसिटी होता है इसमें। मतलब जितना इलास्टिसिटी उसमें होता है, दैट इंडिकेट्स, मतलब ये हम फीमेल्स है। हम किसी भी माहौल में, किसी भी, अभी कोई भी बड़ा से बड़ा टेंशन आया है ना, फीमेल नहीं हिलेगी, मतलब कोई भी और स्त्री ना हिलेगी नहीं, वो ऐसे डट के सामना करेगी और आगे बढ़ेगी। तो मतलब मेरा यही कहना है कि सब लोग ऐसे रहो, अच्छे से रहो। प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उसको फेस करो, डट के सामना करो, और उतना मत इफेक्ट हो जाओ कि तुम्हारे शरीर पे इफेक्ट हो। और ये लड़कियों के लिए एक कहना है, मतलब फ्रॉम ऑल द मदर्स, या कोई यंग हो अगर यहाँ पे, तो कि मतलब तुम आगे बढ़ो, एम्बिशियस रहो, सब कुछ करो, लेकिन एक फेमिनिटी जो बोलते हैं ना कि स्त्रीत्व, मातृत्व को नहीं छोड़ना चाहिए हमें, मतलब तो फिर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे भी दूसरे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ओके, अभी मैं बताती हूँ ट्रीटमेंट, इसमें क्या ट्रीटमेंट होती है। पहले तो डाइट अच्छा होना चाहिए, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरा पीडीएफ, तो आप लोग कॉपी मतलब देख सकते हो क्या क्या होता है उसमें। फल होने चाहिए, स्प्राउट्स होने चाहिए, हाई फाइबर फूड, मतलब और हरी सब्जियां, फल, फिर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, वो सब अपनी डाइट में होना चाहिए। और दूसरा, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर टाइम ना हो एक्सरसाइज के लिए, तो कभी काम पे जा रहे हो, जाने के टाइम पे वॉक करके जाओ, आने के वक्त वॉक करके आओ, उतना 10-10 मिनट 20 मिनट तो वॉक के लिए निकाल सकते हैं, कुछ नहीं तो। और दूसरा ये कि एक आधा घंटा, पूरा दिन काम करो लेकिन एक आधा घंटा खुद के लिए रहो, जो भी करना है करो, मतलब भले ही तुमको टीवी देखना है टीवी देखो, योगा करना है योगा करो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, बस आधा घंटा सिर्फ खुद के लिए और किसी के लिए नहीं। होम्योपैथी, मतलब ये चीज के लिए अभी ट्रीटमेंट तो मैं होम्योपैथी के बारे में ही बताऊंगी आपको। होम्योपैथी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लोग पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मतलब पूरे इंसान को ऐसे, हम अगर देखें तो उसको ये इसको दर्द हो रहा है, हम ऐसे नहीं देखेंगे इसको, और क्या तकलीफ है पूरे शरीर में, दिमाग से या मेंटली, जो बोलते हैं इमोशनली, मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीज को हम कंसिडर करके फिर दवाई देते हैं। और दूसरा,
विटामिन लेवल्स हमेशा चेक करने चाहिए। विटामिन D3, विटामिन B12 और उसके सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने चाहिए। विटामिन D3 उस सन से मिलता है, तो वो हमें बाहर हम जाते नहीं है, गए धूप हुआ तो छतरी ले लेते हैं या फिर गाड़ी में एसी में जाते हैं, तो हमको तो धूप कभी मिलती नहीं है। और धूप कब मिलती है, कैसे मिलती है? फॉरेनर्स जो ऐसे वो वहां पे लेट जाते हैं ना बीच पे, ये टू पीस पहनकर, तभी प्रॉपर धूप मिलेगी, अदरवाइज धूप नहीं मिलेगी, तो D3 नहीं बढ़ेगा। तो D3 का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। विटामिन B12 और D3 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ओके, इस तरह से मैं अपना सेशन, मतलब मेरा टॉक खत्म करती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब टेक अवे सबके लिए, कि खुद के लिए जियो। और एक दूसरा एक चीज की, मतलब सब लोग जो भी घर पे भी रहते हैं, अगर मेरे ख्याल से, तो कुछ ना कुछ करो खुद के लिए, या फिर एक पार्ट टाइम कुछ करो, घर से कुछ काम करो, या खुद के लिए टाइम निकालो, बस खुश रहो। बाकी और कुछ, मतलब सब चीजें, अगर हम खुश तो बाकी सब खुश, घर खुश हो जाएगा। एक फीमेल खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू, एंड थैंक्स अगेन टू स्वयं सिद्ध मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू